और अब वक्त हो गया है, हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं संत कबीर नगर की डीएम दिव्या मित्तल जी इस वक्त एबीपी गंगा पर हमारे साथ है। बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दिव्या जी, सबसे पहले तो संत कबीर नगर का हालत हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल एक्टिव केसेस कितने हैं और क्या अभी जो लीथल रेट है उसमें कुछ कमी आई है, सर्वाइवल रेट अच्छा हुआ है, क्या स्थिति फिलहाल संत कबीर नगर की है? इस वक्त हमारे पास 916 एक्टिव केसेस हैं। हमारी पॉजिटिविटी रेट पहले एक टाइम पे 10 से ऊपर पहुंच गई थी, वो घट के 5% पे आ गई है। बहुत सारे हमारे डिस्चार्जेस भी डेली 90 के करीब रिकवरी एंड डिस्चार्ज हो रहा है। टोटल डिस्चार्ज हमारे 6400 से ऊपर डिस्चार्ज हुए हैं। तो डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है कि चीजें अब बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं धीरे धीरे। तो आपने कहा कि पॉजिटिविटी रेट भी अब आधा रह गया है, 10% से 5% पर आ गया है। और आंकड़ों की बात करें तो पूरे संत कबीर नगर में अभी 1000 केस भी नहीं है जैसा आपने अपडेट दिया है। बेड के लिहाज से आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब फिलहाल क्या इंतजाम काफी है पूरे जिले के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब पिछली बार वेव आई थी उस वक्त हमारे पास केवल एक L1 अस्पताल था जो एक स्कूल में संचालित था। मगर आने वाली लहरों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे L2 अस्पताल को स्थापित किया। और बहुत सारे, क्योंकि हम एक छोटा जनपद है, गोरखपुर और बस्ती के पास हैं, बहुत सारे लोग इलाज के लिए पहले से वहाँ जाना प्रेफर करते थे। तो ऐसे में यहाँ पे संसाधनों की कमी थी, परंतु सब लोगों ने, प्रशासनिक अमले ने, स्वास्थ्य अमले ने मिलकर के इस अस्पताल को बनाया, सारे संसाधन यहाँ जुटाए। आज हमारे पास 150 बेड का ऑक्सीजन युक्त L2 अस्पताल है जहाँ पे हम हर तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ तक कि मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारे डॉक्टर L2 होते हुए भी L3 की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास एक रिफिलर है तो हमें ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त कॉन्सेंट्रेटर्स भी हमारे पास 82 के करीब है और वेंटिलेटर्स भी हैं। ज़्यादा समस्या होती है मैन पावर की, तो हमारे डॉक्टर्स ने कम होते हुए भी एक व्यक्ति ने मतलब अपने आप से बढ़कर के काम कर रहे हैं इस वक्त हमारे स्वास्थ्य के लोग, और बहुत अच्छा सेवा देने का प्रयास हम लोगों का सबका जारी है लगातार। बिल्कुल, आपने बताया कि मेडिकल स्टाफ जी जान से जुटा है और वो अंडर स्टाफ है, उसके बावजूद भी लोगों की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन क्या आपने सरकार को इस बारे में लिखा है कि मेडिकल स्टाफ को भी बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि तीसरे वेव की तैयारी हम कर रहे हैं और अब तो हम देख रहे हैं कि एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी उतारा जा रहा है? जी, सरकार ने इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। उन्होंने बहुत इंडिपेंडेंस हमको दिया है, हम अपनी हायरिंग कर सकते थे। जब हमने लिखा, पिछली बार ही हमने लिखा था कि डॉक्टर्स नहीं हैं, तो तुरंत हमें बस्ती से डॉक्टर्स की पोस्टिंग की गई, उन लोगों ने ज्वाइन किया। हमने अपने आप भी हायरिंग करी, एनेस्थेटिस्ट हमारे पास नहीं थे, हमने अपने आप हायरिंग करी। सरकार ने अभी उनका जो मानदेय है, वेतन है, वो भी 25% से बढ़ा दिया है। तो हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लोग भी जुड़ रहे हैं साथ साथ हमारे अभियान के साथ। और जैसे आपने बोला थर्ड वेव, इसके लिए भी जैसे अभी हमारे पास ऑक्सीजन की आपूर्ति बाहर से आती है, तो अभी हम लोगों ने 2 ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण शुरू कर दिया है, जो कि मुझे लगता है अभी 1 हफ्ते के अंदर चालू हो जाएंगे। एक माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पीएम केयर्स में हमें मिला है। इसके अतिरिक्त हमारे अपने प्रयासों से हमने एक प्राइवेट कंपनी इंडो गल्फ से CSR के मद से एक ऑक्सीजन प्लांट रिक्वेस्ट करके लिया है, जिससे हमारे 200 बेड्स हमारे जिला चिकित्सालय में पूरी तरह से ऑक्सीजन युक्त हो जाएंगे। बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 हफ्ते के अंदर ये उम्मीद है कि ये, या फिर अप्रैल इस मई के एंड तक ये हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि जैसे आपने तीसरे वेव की बात की, हमें भी काफ़ी इसके लिए हमें चिंता है, और मुझे लगता है कि अभी हमारा सारा प्रयास जिला मुख्यालय पे फोकस था। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन इसका हो। हमारी 3 तहसीलें हैं, तो एक तहसील में माननीय विधायक जी के मद से मैं एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कराना कर रही हूँ CHC में, जिससे वो भी अपने आप में एक L2 अस्पताल की तरह काम कर सके। इसके अलावा गन्ना विभाग के सौजन्य से हम लोग प्रयास में है कि एक जो तीसरी तहसील है हमारी, वहाँ भी एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जाए, जिससे अगर कोई थर्ड वेव आती है, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ना आए, पर यदि आती है तो हम लोग फिर मजबूती के साथ उसका मुकाबला कर पाएं। ये ऑक्सीजन प्लांट कब तक ऑपरेशनल हो जाएंगे? जो 2 अभी हमारे जिला चिकित्सालय में बनने हैं वो तो इसी महीने के अंत तक हो जाने चाहिए, मगर जो 2 जैसे मैंने बताया जो तहसीलों में होने हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 1-1.5 महीने का और समय लगेगा उनको पूरी तरह से क्रियाशील होने में। कोरोना कर्फ्यू जो लगाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि उसकी सीमा धीरे धीरे बढ़ाई भी जा रही है, उसका कोई असर या उसका कोई फायदा आपको देखने को मिल रहा है जनपद में? बिल्कुल। नॉट ओनली कर्फ्यू, मुझे लगता है कि एनफोर्समेंट भी लोगों के मन में स्वयं अब एक ये संवेदनशीलता है कि ये एक आवश्यक चीज़ है। मैंने स्वयं जाके बहुत क्षेत्रों में भ्रमण किया है, लोग अब मास्क बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। 99% लोगों के ऊपर मास्क होता है। मैं चलान करना भी चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि लोग सब मास्क में होते हैं। कर्फ्यू में भी लोग अन्यथा नहीं निकल रहे अपने घरों से।
ज्यादा इसका मुझे लगता है कि जो अभी पॉजिटिविटी रेट घटा है, इसका कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी इस पे बहुत प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, और एक ये पॉजिटिव बात आपने लोगों की अवेयरनेस को लेकर बताई है और ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है कि लोग खुद से मास्क लगा रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वरना आज भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि लोग मार्केट में भीड़ लगाते हैं, उनका चालान करना पड़ता है और संत कबीर नगर में कम से कम आपको ये नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन ये इन्फेक्शन की जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे बीच में आया, उसकी क्या स्थिति है संत कबीर नगर में? वैक्सीनेशन में भी हमारा अच्छा अचीवमेंट था। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सब ज्यादातर वैक्सीनेट हो चुके हैं। बहुत अच्छा प्रतिशत हमने अचीव किया है। जो आम जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे, जो मुझे लगता है कि ये एक जन आंदोलन की तरह ही कामयाब हो सकता है। ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। इसमें हम लोगों ने धर्म गुरुओं से बात करी, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने जनप्रतिनिधियों से बात करी, सब लोगों ने, जब हमने कहा कि देखिए आज हमें इतने लोगों को वैक्सीनेट करना है, इट इज मतलब बहुत अच्छा लगता है सोच के कि जिसको हमने कहा कि आप आज हमें इतने लोग करने हैं, तो उन लोगों ने अपने संसाधनों से लोगों को लाया और कि 200 लोग हमें CHC पे चाहिए आज वैक्सीनेशन के लिए, उन्होंने करवाया। इससे धीरे धीरे ये एक सरकारी प्रोग्राम ना बन के एक काफी हद तक एक जन जागृति इसमें है। तो समाज के सभी वर्ग से जुड़े हुए लोग जो संसाधन उपलब्ध करा सकते थे वो आगे आए, उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा। लेकिन हाल ही में 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत देश में हुई है, तो अब तक संत कबीर नगर में कितने % लोगों को आप वैक्सीनेट कर पाए? अभी 18+ की शुरुआत हमारे यहाँ पे नहीं हुई है, अभी कम जिलों में हुई है और अभी होने वाली है। अभी हम 45+ पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बहुत जल्द ये एक्सपैंड कर दिया जाएगा। और जिस तरह से चल रहा है, आई थिंक यूथ भी बहुत अवेयर है। ऐसा नहीं है जैसे पहले लोगों को आशंका थी कि यूथ इसको सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था दिमाग में कि यूथ को इम्यूनिटी ज्यादा है। ऐसा नहीं है। आई थिंक एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें भी वैक्सीन लग जाए तो हम भी सुरक्षित हो जाए। हाल ही में हमने देखा कि गंगा में तैरते हुए शव मिले, बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें थीं और उसके लिए भी ये आदेश हैं कि जो जिस धर्म का है उसका अंतिम संस्कार प्रॉपर किया जाए। कहीं लोगों ने रेतों में दबा दिया, कहीं तैरते हुए शव मिले। तो आप भी क्योंकि एक नदी से घिरे हैं, आमी नदी पीछे जाती है, तो क्या इस तरह का कुछ आपको भी देखने के लिए मिल रहा है या अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जद्दोजहद यहाँ करनी पड़ रही है? वहाँ प्रशासन कैसे इंतजाम कर रहा है? थैंकफुली हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। जब ये सब चीज़ें सामने आई थी तो हमने अपनी सारी नदी नाले सब में बहुत गहनता से दिखवाया था। हमें कुछ इस प्रकार का देखने को नहीं मिला। बहुत बार हमें इस तरह की कोई समस्या अभी किसी भी क्रिमेशन को लेकर नहीं हुई है। हमने सारे SDMs को निर्देशित किया हुआ है कि रोज जा करके वो देखें कि कहीं लकड़ी की उपलब्धता की कमी ना हो, कहीं इस तरह के कोई, क्योंकि जैसे डिग्निटी इन डेथ कहा जाता है, मतलब हमारे सभी धर्मों में उसको बहुत महत्व दिया गया है। तो हम बहुत संवेदनशील है इसको लेकर कि हमारी वजह से कोई इस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो। सब लोग संवेदनशील हैं। पहले कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये बीमारी इस तरह की कि कोई परिजन भी स्वयं घबराते हैं डेड बॉडी को ले जाने के लिए, क्रिमेशन करने के लिए। तो हमारा प्रशासनिक अमला फिर ऐसे में उनके धर्म के हिसाब से, उनकी मान्यताओं के हिसाब से बहुत आदरपूर्वक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को, फिर जिम्मेदारी को हम निभाएं। बिल्कुल, और जो बातें आपने रखी हैं और जो दावे आपने किए हैं उससे एक पॉजिटिविटी का संदेश मुझे लगता है यहाँ की जनता को जरूर जाएगा कि इंतजाम भी काफ़ी हैं और इतना ही नहीं, आप भविष्य के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या दवाइयों की कालाबाजारी और उनकी कमी को भी लेकर रही है, तो क्या आपने भी कुछ ऐसा फेस किया और उसकी सप्लाई बढ़ाई जाए, लोगों के लिए अवेलेबिलिटी रहे, सरप्लस में स्टॉक रहे, इसके भी कोई इंतजाम किए गए? जी, एक बार मेरे पास एक फ़ोन आया था जिन्होंने ये कहा कि कोई कहीं कुछ ऐसा सुनने में आया कि पैरासिटामोल को लेकर कुछ समस्या है। तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई है जो बहुत बहुत मात्रा में उपलब्ध है। तो उसी के बाद हम लोगों ने ये अभियान चलाया। मैंने स्वयं बहुत सारी दवाइयों की दुकानों पे छापा मारा, दौरे किए, सारे हमारे SDMs ने किए, ताकि ये मैसेज चला जाए कि हम इस चीज़ को लेकर के बहुत गंभीर हैं। यदि कहीं कोई कालाबाजारी या जैसे कहते हैं कि होर्डिंग की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम बहुत सीरियस है उसको लेकर। साथ में हमने सभी जो थोक के व्यापारी हैं दवाइयों के, उनके साथ बैठक करी और उनसे रिक्वेस्ट भी करी और उनको कहा कि यदि कहीं की सप्लाई में कोई इशू आता है, हमारी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, तो हम लोगों ने उनको कहा कि आपको कहीं भी यदि कोई समस्या आवागमन की हो रही है तो आप हमें बताएं, हम स्वयं उसे डील करेंगे। एंड उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि कोई कमी नहीं है। लगातार यहाँ पे आवागमन दवाइयों का, लगातार हर चीज का, फल सब्जी हो, मंडी खुली है, कोई एसेंशियल आइटम, मतलब सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरह दुरुस्त रहे, इस पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है और आप लोग कदम उठाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया ABP गंगा पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।